हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3। पार्ट 3 है, मतलब कि 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो 1 to 10 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट किए हैं। अब इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आई होप कि वो जो हमारे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर विद आवर क्वेश्चन नंबर 11। हाउ हैज द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी चेंज्ड ओवर द ईयर्स? ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हुआ है एनर्जी कंजम्पशन का, वो हमें बताना है। ठीक है, मतलब कि पहले कौन सी एनर्जी, कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे, फिर वो कैसे कैसे चेंज हुई, कितना कितना परसेंटेज चेंज हमें देखने को मिला है, वो हमें पूरा ऐसा वाला डेटा जो है वो बताना है। ठीक है, so the percentage use of different sources of energy is referred to as the pattern of energy consumption। देखो स्टार्टिंग कैसे की हमारे आंसर की, हमने सबसे पहले तो कंजम्पशन पैटर्न का मतलब बताया। ठीक है, तो कंजम्पशन पैटर्न या एनर्जी कंजम्पशन का जो पैटर्न है उसका मतलब क्या होता है, ये वो परसेंटेज यूज है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। ठीक है, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, उन डिफरेंट सोर्सेज में कौन सी एनर्जी का आप कितना यूज कर रहे हो, वो है आपका पैटर्न ऑफ योर कंजम्पशन। ठीक है, it can only be analyzed when different sources of energy are converted into a common unit which is termed as MTOE, that is million tons of oil equipment in India। ठीक है, देखो हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सबके अपने अपने अलग अलग जो मेजरमेंट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमें किसी भी चीज को कंपेयर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में जितनी भी चीजें जिसे भी हमें कंपेयर करना है वो सारी सेम मेजरमेंट में हो। राइट, अगर कुछ मेरे पास में सेंटीमीटर में, कुछ इंच में है, तो मैं उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती। या तो मुझे सेंटीमीटर को इंच में करना पड़ेगा या फिर इंच को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। जब दोनों जो मेरे पास में चीज है, जो दोनों मेरे पास में आइटम्स हैं, वो अगर मेरे सेम मेजरमेंट में होंगे तो ही मैं कर पाऊंगी। राइट, तो ये चीज तभी पॉसिबल है। तो सेम वे में जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उन सब को एक ही टर्म में, एक ही मेजरमेंट में सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो हम इंडिया में लेते हैं मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑयल इक्विवेलेंट के कितने मिलियन टर्म्स है वो ये शो करता है हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न है, उसमें हम लोग ये करते हैं। ठीक है, MTOE, ये जो टर्म है ये याद रखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। ये यूज हो सकता है, ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है कि MTOE क्या होता है, या फिर जो आपकी पूरी एनर्जी सोर्सेज है वो किस मेजरमेंट में या किस टर्म्स में कन्वर्ट की जाती है। सो दैट वुड बी मिलियन टर्न्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, the pattern of energy consumption has undergone considerable change over time. The use of primary sources like coal, petroleum and natural gas has undergone a significant change. ठीक है, ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? ये जो कोल, पेट्रोलियम है, ये कहाँ मिलता है हमें, कौन से टाइप ऑफ हम बोले कि एनर्जी सोर्स है ये? तो ये है थर्मल सोर्सेज। राइट, तो सबसे ज्यादा जो यूसेज है वो थर्मल सोर्सेज का ही होता है, ये हमें पता है। लेकिन वो जो परसेंटेज है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले 70% हो रहा था, अब उससे डिक्लाइन हो गया, फिर और डिक्लाइन हो जाएगा। तो ऐसे ये जो आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, और यही पैटर्न जो है वो हमें शो करना है कि क्या आपका कंजम्पशन पैटर्न रहा। ठीक है, द नॉन कमर्शियल यूज ऑफ energy of this energy has increased from 36% to 76% during 1953-54 to 2004-5। ठीक है, अब मैंने अभी जो आप लोगों को बोला वो क्या बोला कि डिक्लाइन हो रहा है, और आप लोगों ने मान भी लिया। राइट, देखो अब यहाँ पर हमने अपोजिट बोला ना, पहले कोल, पेट्रोलियम का यूज इतना नहीं होता था, अब ज्यादा होता है। देखो पहले हम कुछ डिकेड्स पहले की बात करें तो पहले किस चीज की यूज करते थे एनर्जी के लिए? हम यूज करते थे जो रिन्यूएबल सोर्सेस थे, जो नॉन कमर्शियल सोर्सेस थे। राइट,
जो हमारे नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, दैट मीन्स जो हमारे फ्यूल्स हो गए, बायोफ्यूल्स हो गए, काउ डंग, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इनका ज़्यादा हम बोलेंगे कि यूसेज किया जाता था फॉर एनर्जी। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये चेंज हुआ, ठीक है, ये जो आपका एनर्जी कंजम्पशन का परसेंटेज है ये चेंज हुआ, और फ्रॉम 1953-54 टू 2004-5 की बात करें तो जो थर्मल पावर है उसका ज़्यादा यूसेज होने लगा। दैट मीन्स ये जो हमारा कोल पेट्रोलियम है उसका ज़्यादा यूसेज होने लगा, ठीक है। The percentage of direct final consumption of coal has drastically reduced irrespective of the increase in the total consumption of coal, ठीक है। जो डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन है, मतलब कि जो डायरेक्टली जो यूज कर रहे हैं उसमें हम बोलेंगे कि ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है, लेकिन भले ही जो टोटल कंजम्पशन है कोल का वो इंक्रीज हो रहा हो। Its consumption increased from 95 million tons in 1980 to 81 to 355 million tons in 2008 and 9, ठीक है। देखो 1980 या 81 की हम बात करें तो सिर्फ 95 मिलियंस ऑफ टन्स जो हम बोले कोल का यूसेज हो रहा था, कंजम्पशन हो रहा था, लेकिन 2008-9 में ये नंबर कहाँ चला गया, 355 मिलियन पे, ओके। जो डायरेक्ट कंजम्पशन है, मतलब कि जो जैसे कि डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन की मैं जो हूँ कोल को एज इट इज कोल ले रही हूँ और उसका कोई यूज कर रही हूँ तो वो होगा हमारा डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से बनी है, तो ये मेरा जो है टोटल कंजम्पशन आया कोल का, कि कोल का ऐसे टोटल कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, बस जो डायरेक्ट कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। Also, the consumption of oil for which our country has dependent upon Gulf countries has increased. जो ऑयल का कंजम्पशन है जो कि हमारी कंट्री में नहीं मिलता है, हमें जो है दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, मतलब कि हमें दूसरी कंट्रीज से जो है ऑयल इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तब जाकर हमारी कंट्री में ऑयल की जो डिमांड है उसे हम फुलफिल कर पाते हैं। तो जो ऑयल है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, जो ऑयल की डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। The consumption of electricity in the agriculture sector has increased over time, whereas it remained the highest in the industrial sector as compared to other sectors, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये जो इंक्रीज हुई। अब पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो फुल्ली किस पर बेस्ड था, मानसून बेस्ड था, ट्यूबवेल्स या इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वैसे वैसे जो है ये इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हुई, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। या फिर हम बोले सोर्स ऑफ एनर्जी का अगर हम बात करें, अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ट्रैक्टर्स में एनर्जी चाहिए, राइट, ट्रैक्टर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। तो इस वे में जो है एग्रीकल्चर में भी जो एनर्जी की यूसेज है या एनर्जी का कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे ऊपर इंडस्ट्रियल सेक्टर ही रहा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, क्या बताना था हमें, कि आपको कंजम्पशन पैटर्न बताना है। कंजम्पशन पैटर्न क्या है आपकी एनर्जी का यूज का। तो हमें ये समझ में आया कि 1953-54 से लेके 2004-5 तक हमने देखा कि ये जो हमारा 36 से कहाँ चला गया, 76% पर चला गया नॉन कमर्शियल यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगर हम कोल वगैरह की बात करें तो वो जो है 95 मिलियन से चला गया 355 मिलियन पे, और ऑयल कंजम्पशन भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं बल्कि हर एक सेक्टर को अब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है टू फंक्शन प्रॉपरली, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द रेट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कनेक्टेड, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का रेट एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो दोनों कनेक्टेड कैसे। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें जरूरी है एनर्जी का, राइट। एनर्जी होगी तभी हम जो है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवा पाएंगे। ये जो है ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, अपने जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 था उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनर्जी है वो कैसे हेल्प करती है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था सॉरी हमने, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे हेल्प करती है आपके फर्दर प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, या आई शुड से इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम सो सॉरी मैंने खुद ने गलत बोल दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जो है प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इकोनॉमिक
डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट है एनर्जी, राइट। अब हमें बोला है कि एनर्जी कंजम्पशन के जो रेट्स हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये दोनों कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताना है कि ये जो एनर्जी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे फैसिलिटेट कर रही है, ये नहीं बताना है। एनर्जी के रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ इन दोनों का जो डिपेंडेंसी है वो हमें शो करनी है, ओके। So the rate of consumption of energy is crucial for economic growth or development process of the nation. The consumption of renewable source of energy is related to sustainable economic development. ठीक है? The renewable source of energy are free from pollution and health हजार, ठीक है। अब देखो जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करेगा। अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो एक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साइड लेके जाएगा कि हम जो है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है सस्टेनेबल वे में, मतलब कि हम जो है सारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि वो हमारी कमिंग जनरेशन के लिए भी सफिशिएंट है, राइट। हम अपनी कमिंग जनरेशन के लिए भी छोड़ रहे हैं वो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें, ठीक है, ताकि वो उनकी नीड्स भी पूरी हो सके। तो अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करें तो वो हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे सकती है, इको फ्रेंडली मेथड्स होते हैं और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, ठीक है। ऑल्सो एनर्जी कंजम्पशन इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हेंस मोर द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू मोर सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमें यूज करना है एनर्जी का तो उस एनर्जी को यूज करने के लिए जितनी ज्यादा हम रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा कंजम्पशन या फिर आई शुड से उतना ज्यादा जो है हम इको फ्रेंडली मैनर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, राइट। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा कंजम्पशन का जो पैटर्न है ये अगर हम रिन्यूएबल यूसेज करेंगे तो ये सारे हमें क्या मिल सकते हैं, इसमें एडवांटेजेस मिल सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री में एक सस्टेनेबल ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। और ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स ये इको फ्रेंडली भी रहेंगी और अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर हम बोलें कि प्रॉपर मेजर्स के साथ में अगर इनका यूसेज किया जाए तो ये चीप भी मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जितनी चीप हमें एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा हम उसका यूसेज करेंगे फर्दर जो डेवलपमेंट है उसमें, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय द पावर सेक्टर इन इंडिया। जो इंडिया का पावर सेक्टर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखते हैं हम, वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो द पावर सेक्टर हैज टू फेस is faced many with some critical challenges. These are as follows. I am so sorry. यहाँ पर जो है इस पूरी लाइन में ना थोड़ी मिस्टेक है, वो मैं खुद भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि वो क्या है, लेकिन इसमें जो आप लिख सकते हो वो ये लिखना है आपको, the power sector in India faces many challenges, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज चैलेंजेस, तो उस चैलेंजेस को हम बताते हैं, ठीक है। तो वो चैलेंजेस हैं, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू मीट एन एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7%, ठीक है। जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है स्टूडेंट्स हमारी कंट्री की वो सफिशिएंट नहीं है 7% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एवरी ईयर करने के लिए। देखो जब हम लोगों ने ये पावर के बारे में पढ़ा था तो एक चीज हमने समझी थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो 7 to 8% से अगर हो तो इस 7 to 8% ग्रोथ के लिए हमें जो पावर है उसकी ग्रोथ करनी पड़ेगी पहले तो 11 to 12% से। मतलब कि जितनी भी आप चाहते हो कि आपकी कंट्री की ग्रोथ हो
उतने उससे ज़्यादा जो है पहले हमें अपने कंट्री का पावर सेक्टर ग्रो करवाना पड़ेगा, बिकॉज जब पावर होगी तभी जो है ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एट प्रेजेंट वो सफिशिएंट नहीं है इस काइंड ऑफ ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए कि भैया जो आपका पावर सेक्टर है या जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो बढ़ाओ। इसी के साथ साथ में एक और है स्टूडेंट्स, ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सारी जितनी भी है उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब कि जितनी एक हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट लोड फैक्टर, राइट, PLF। तो ये जो PLF है वो क्या बताता है कि जितनी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उतना प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, या आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो और कितना मैक्सिमम उस प्रोडक्शन हो सकता है, ये बताता है आपका प्लांट लोड फैक्टर। ये सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, होप सो आप लोगों को याद होंगे। तो हमारी कंट्री में जो PLF है वो काफी लो है, मतलब कि जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो उनके फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर रही है, वो ऑप्टिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाए, एटलीस्ट जितनी पहले इंस्टॉल्ड है उनका तो फुल यूसेज हो, तब जाकर हम जो है और बढ़ा भी दें। लेकिन हमारी कंट्री में हो ये रहा है कि ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज है उनका भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इनसफिशिएंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ओके, the state electricity boards SEBs that distribute electricity suffered a great loss of more than rupees 500 billion due to transmission and distribution of electricity। एक क्वेश्चन हम लोगों ने अपने NCERT सॉल्यूशंस में ही पढ़ा कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्या होता है, राइट। तो ये हम लोगों ने उसमें समझा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रांसमिट कर रहे हो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो उस ट्रांसमिशन या उस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो है इलेक्ट्रिसिटी लूज करते हैं हम, वो उसका हमें लॉस जो है वो बियर करना पड़ता है। जितनी एक प्रोड्यूसर दे रहा है उतनी पूरी की पूरी जो है कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती, बिकॉज बीच में जो है लॉस हुआ है। और ये लॉस होता है बिकॉज हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स नहीं है जो पूरी की पूरी एनर्जी को एज इट इज पहुंचा सके। ठीक है, तो इसकी वजह से ये लॉस हो रहा है। और जब ये लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के लिए एक बर्डन बन रहा है और उनके लॉस में ऐड हो रहा है। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का काम क्या है, देखो जहां भी पावर बनी वो आई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के पास में। अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का काम है कि वो अपने पूरे स्टेट में जो है डिस्ट्रीब्यूट करे इस इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो सबसे पहले उनके पास में आइए, अब उन्हें ये करना है और जितना भी एक्स्ट्रा लॉस इनकर होगा वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है वही इनकर करते हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर, ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो है बर्डन इंक्रीज हुआ। ओके, The wrong pricing of electricity, like supply of electricity at subsidized rates to agricultural sector and theft of electricity has exaggerated the problem of power sector। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की रॉन्ग प्राइसिंग है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज रेट में देना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक प्रॉपर प्राइस मिलना चाहिए, ओके, वो नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट को और अल्टीमेटली ये लॉस में एड ऑन होता जा रहा है। और साथ ही साथ में जो थेफ्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चोरी की जा रही है। हम लोग जो है वो किसी भी जो भी हमारे घर में मीटर की रीडिंग लेने आते हैं हम उन्हें ब्राइब दे रहे हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा ना आए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है उसका प्रॉपर प्राइस हम पे नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है ये प्रॉब्लम ही है एक काइंड ऑफ कि जितना अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी एटलीस्ट यूज हुआ है उतना तो पूरा का पूरा अमाउंट मिलना चाहिए, अदरवाइज ये जाकर ये फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इफेक्ट है वो फिर हमें यहाँ पर प्रॉपर जो है देखने को मिलेगा ही हमारी इकोनॉमी में उसका इफेक्ट। ठीक है, इसलिए ये जो है ये और उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। द हाई पावर टेरिफ्स एंड प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स इज अनदर चैलेंज इन दी पावर सेक्टर। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर टेरिफ्स मतलब कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे हाई चार्ज करते हैं और साथ ही साथ में
प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स, बहुत ही लंबे टाइम तक जो है पावर कट कर दी जाती है। अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम आपको कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में तो ये भी होता है कि पावर कट कर दी, अब वो 2-2 3 दिन तक लाइट ही नहीं आ रही है, वहां पर जो लोग हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो है उनका लाइफ चल रहा है, राइट। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड पावर कट है, ये प्रॉब्लम मेजरली आपको रूरल सेक्टर में देखने को मिलेगी, और रूरल सेक्टर में हमारी 70% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड करती है, तो ये उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। ओके, द थर्मल पावर स्टेशन फेसेस द स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उन्हें प्रॉपर कोल पेट्रोलियम नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज उतना अब जो है उनकी स्कैरसिटी हो रही है। ठीक है, तो अब जब ये रॉ मटेरियल्स की स्कैरसिटी हो रही है तो उसकी वजह से उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, और उतना प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये जो हमारी सप्लाई और डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो मैच नहीं करेगी, सप्लाई कम रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, और ये जो है एक पावर क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो हमारे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं पावर क्राइसिस के, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिफॉर्म्स विच हैव बीन इनिशिएटेड रिसेंटली टू मीट द एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, अब हमें कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस करने हैं जो कि इस एनर्जी क्राइसिस को रिड्यूस करने के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। The following reforms have been initiated by the government to meet the energy crisis। ठीक है, अब क्या क्या रिफॉर्म्स हैं वो देखते हैं हम लोग। सो प्राइवेटाइजेशन एंड पावर जनरेशन सिस्टम, क्या किया गवर्नमेंट ने? प्राइवेटाइजेशन किया पावर जनरेशन सेक्टर में। मतलब कि पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इस पावर जनरेशन सेक्टर को रूल कर रही थी, लेकिन जब ये समझ में आया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर है वो इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन किया गया। ओके, और ये बहुत ही नोन फैक्ट और प्रूवन फैक्ट है स्टूडेंट्स की जो चीजें पब्लिक सेक्टर से नहीं चल पाती है ना, वो प्राइवेट सेक्टर उनमें जो है न्यू रिफॉर्म्स करके उसको चला लेते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, जैसे कि पहले जो है इंडस्ट्रीज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ओन करती थी, लेकिन उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन आया। प्राइवेटाइजेशन के बाद में जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर होने लगी, राइट। बहुत सारी बैंक्स हैं आज की डेट में जिन्हें की प्राइवेटाइज बनाया जा रहा है। ओके, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि वो उसको प्राइवेटाइज बना रही है। क्यों बना रही है? बिकॉज पब्लिक सेक्टर जो है वो इतना अच्छे से, इतना प्रॉपर वे में जो है प्रॉफिटेबल मैनर में उन इंडस्ट्रीज को रन नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्हें प्राइवेटाइज बनाया जा रहा है, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है विद द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन और एक प्रॉफिट मोटिव साथ में चलता ही है, तो उसी के साथ साथ में जो है ये सारी चीजों के साथ में जो है प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिटेबली वर्क कर सकता है। ओके, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और सेम चीज जो है वो किया गया पावर जनरेशन सेक्टर में, दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन जो है वो पावर जनरेशन सेक्टर में क्या, जहां से पावर जो है प्रोड्यूस हो रही है, ताकि ये जब प्राइवेट सेक्टर आएगा उसमें तो वो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स लेकर आएगा प्रोडक्शन के, जिससे कि जो है कॉस्ट कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा हम सप्लाई कर सके, या हम बोलें कि पावर जनरेट कर सके। न्यू इनोवेशंस या टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिसकी हेल्प से जो पावर जनरेशन है वो काफी एफिशिएंटली हो पाएगी, और साथ ही साथ में कम लॉस होगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, वो भी जो लॉस है वो भी कम करने की कोशिश की जाएगी, राइट। और ये सब कुछ जो है ये प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छे से इसमें वर्क कर सकता है। ओके, फिर प्राइवेटाइजेशन एंड पावर ट्रांसमिशन, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो अभी फर्स्ट वाला जब एक्सप्लेन कर रही थी तो उसी में साथ में मैंने आप लोगों को ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया। तो बस वही चीज, जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, पावर जहां पे जनरेट हुई है, जो जहां पर प्रोड्यूस हुई है, वहां से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने तक जो बीच में यहाँ पर पावर लॉस होता है, ये ट्रांसमिशन लॉस होता है, इस लॉस को कम करने के लिए क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर को
पावर ट्रांसमिशन में लाया गया, ठीक है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस की हेल्प से उस पर्टिकुलर ये जो ट्रांसमिशन लॉस है इसे कम से कम कर सके। ओके, बिकॉज ट्रांसमिशन लॉस होना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। एक तो देखो, पहले तो हमारी कंट्री में उतनी पावर जनरेट नहीं हो पा रही जितनी जरूरत है, और उसके बाद में ट्रांसमिशन लॉस भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी इनकर करना पड़ रहा है, तो उसके कारण जो है और ज्यादा हम बोलेंगे कि पावर की स्केर्सिटी हो रही है, राइट। तो ये हम ये बोलेंगे कि ये जो है पावर ट्रांसमिशन में भी प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिसकी हेल्प से जो पावर ट्रांसमिशन है, जो लॉस है वो कम किया जा सके। बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, राइट। ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये वर्क करता है फॉर प्रॉफिट अर्निंग, और जब प्रॉफिट अर्न करना है तो वो बिल्कुल नहीं सोचेगा ना कि ये जो ट्रांसमिशन लॉस है वो होता रहे, वो क्या सोचेगा, इसे कम से कम करना है। तो उसके लिए डिफरेंट जो है वो इनोवेशंस या टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे। इसकी हेल्प से क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज या इनोवेशंस के थ्रू क्या हुआ, एक तो हमारी जो कंट्री है वो डेवलप हुई। कंट्री डेवलप क्यों हुई? बिकॉज यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। जब एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसे हम डेवलपमेंट ही बोलेंगे। तो एक तो हुई कंट्री डेवलप, और दूसरी चीज हुई कि ये जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम हो गया। ओके, पावर फॉर ऑल 2021, ओके, ये कुछ रिफॉर्म्स आई शुड से पॉलिसीज वगैरह कुछ फ्रेम की गई कि पावर फॉर ऑल 2021, बाय 2021 पावर सबके पास में होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट वर्क कर रही थी, ठीक है। फिर सेटिंग अप रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कुछ एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म का सेटअप करना, ताकि अगर कोई प्रॉपरली रेगुलेशन कर रहा है, प्रॉपर अगर रेगुलेशन होगा, एक जगह से अगर रेगुलेशन होगा, तो जो कहीं पर अगर कुछ अच्छा है तो वो चीज दूसरी जगह पर इंप्लीमेंट की जा सकती है। और साथ ही साथ में ये भी देखा जा सकता है कि कहां पर क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। सबके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। प्रॉपर रेगुलेशन होगा तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वगैरह है इससे बचा जा सकता है, राइट। पॉसिबिलिटीज है सही रीडिंग वगैरह लेना, ये जो प्रॉपर हम बोले कि एकदम करेक्ट प्राइसिंग होना, और करेक्ट जितनी भी यूज की गई इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए जो है रेट्स पे करना, तो इन सब के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना, प्रॉपर रेगुलेशंस होना, ठीक है। फिर एनकरेजिंग एफडीआई, गवर्नमेंट जो है वो एफडीआई भी एनकरेज कर रही थी। एफडीआई क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। सो एफडीआई इज नथिंग बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये होता है हमारा एफडीआई। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हम क्या समझते हैं? देखो, फॉरेन डायरेक्ट, फॉरेन मतलब तो हमें समझ में आ गया कि ये हम इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये समझना है कि कोई फॉरेन है, कोई फॉरेनर है या कोई फॉरेन कंपनी है जो कि उनकी कंट्री से हमारी कंट्री में आकर क्या कर रही है, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम फॉरेन वाला बात करें तो एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दो इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये हो गया हमारा एफडीआई एंड एफआईआई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि एक फॉरेनर करता है फाइनेंशियल मार्केट में, ओके। जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो शेयर्स है या जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो होता है एफआईआई, ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई भी जो एक फॉरेनर है वो अपनी कोई ब्रांच या कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रहा है हमारी कंट्री में। लेकिन जब हम एफडीआई की बात करें, दैट मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वो सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई फॉरेन ब्रांड है, कोई फॉरेन इंडस्ट्रीज है जो कि उनकी ब्रांच जो है वो हमारी कंट्री में ओपन कर रही है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल लो, अमेज़न इंडिया की तो है नहीं, राइट। तो अमेज़न जो है उसकी जो ब्रांच है वो हमारी कंट्री में भी है, राइट। तो उसकी जो बिल्डिंग है या जो भी हमारे कंट्री में जो अमेज़न सेटअप है, इसे हम बोलेंगे कि ये है एफडीआई,
ओके वही सेम चीज अगर जो जेफ बेजोस हैं वो अगर आपका किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते, ये अमेजोन वगैरह नहीं लेके आते हमारी कंट्री में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब जो है गवर्नमेंट ने एफडीआई एनकरेज किया। एफडीआई को एनकरेज कैसे किया? एक आप लोगों ने टर्म सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? उसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट वो एक काइंड ऑफ इंडेक्स है जो कि शो करता है कि किस कंट्री में कितना इजीली बिजनेस किया जा सकता है, ओके। जहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जहां पर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, वहां पर जो है बिजनेस करना मुश्किल है। अब जैसे कि अमेजॉन जो है वो इंडिया में आई, तो उसे इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मानने पड़ेंगे, राइट। अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते तो अमेजॉन शायद हमारी कंट्री में ना भी आती, राइट। अगर उसे ये जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस है वो अच्छे नहीं लगते, या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इससे जो है उसको प्रॉफिट नहीं होगा, या इतने जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से वो नहीं निकलना चाहते हैं, या इतनी सारी जो है वो रूल्स नहीं मानना चाहते, तो वो यहाँ पर नहीं आते। लेकिन यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह जो भी चलती है वो उनके अकॉर्डिंग ठीक थी, मतलब उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अमेजॉन जो है उसकी ब्रांच जो है हमें इंडिया में भी देखने को मिली, ओके। तो दैट मीन्स इंडिया जो है वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ओके। ये वैसे भी हमारी गवर्नमेंट का एक मोटो है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए ताकि जो फॉरेनर्स हैं, जो एफडीआई है वो हमारी कंट्री में आ सके, ओके। जो पॉलिसीज वगैरह है वो ऐसी फ्रेम करनी चाहिए जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या आई शुड से एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिटेबल रहे, जिसके थ्रू ये वो अट्रैक्ट हो हमारी कंट्री में बिजनेस करने के लिए, ओके। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोग थोड़ा फाइंड आउट कीजिएगा, आप लोगों को मजा आएगा। कुछ जो छोटी छोटी चीजें होती है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एफडीआई कैसे इनकरेज की? गवर्नमेंट ने जो है जो एक्सेसिव टेरिफ्स या कुछ भी पॉलिसीज या कुछ भी रूल्स जो हैं अगर एक्सेसिव अगर कुछ लगाए गए तो उन्हें जो है थोड़ा हम बोले सिंपल बनाया गया, उन्हें जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा गया, ठीक है, ताकि जो इन आपका पावर सेक्टर है उसमें भी जो है हम बोलें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा या जब फॉरेनर जो है वो कोई फॉरेन इंडस्ट्री अगर उस चीज में सेटअप होगी तो वो उसके साथ में उसकी टेक्नोलॉजीज लेकर आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई का एडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, एक तो ये हो गया कि वो जब उनकी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो वो लेकर आ रहे हैं अपने साथ में उनकी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आ रही है, तो अल्टीमेटली उन्हें देखकर जो है बाकी की इंडस्ट्रीज भी ग्रो होंगी या एडवांसमेंट उनमें हमें देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट वो ये होगा कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंट्री भी अडॉप्ट करेगी और हमारी कंट्री जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारा जो मार्केट एरिया है वो क्या होगा, वो एनहांस होगा, वो और ज्यादा एक्सटेंड होगा, इसलिए भी एफडीआई जरूरी है। दूसरी चीज ये भी होगी कि एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा उससे। वो यहाँ पर आ रहे हैं तो वो कोई अपने साथ में फॉरेन एम्प्लॉइज थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं, एम्प्लॉइज उन्हें यहीं के लगेंगे, तो यहाँ के एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है और इसी के साथ में एक कॉम्पिटिटिव जो है नेचर बनता है, एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो फॉर्म होता है, तो जिसकी वजह से ये होगा कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो भी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, राइट। तो ये सारे फायदे हैं एफडीआई के। ना एनकरेज करता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है ऐसी पॉलिसीज वगैरह बनाई जो कि एफडीआई को एनकरेज करे, ताकि जब वो पावर सेक्टर में आएगा तो वो अपने साथ में अपनी टेक्नोलॉजीज आएगा जो कि उनकी कंट्री में चलती आई है, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री की जो स्केर्सिटी है, हमारी कंट्री का जो पावर क्राइसिस है वो कम हो सकेगा, ओके। सो आई होप कि ये जो हमारा 5th वाला पॉइंट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स APDRP, ठीक है, ये और कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए। अवेयरनेस इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, ये कुछ और थे हमारे कि अवेयरनेस जो है वो फैलाओ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अवेयरनेस स्प्रेड करने से क्या होगा? अवेयरनेस स्प्रेड करने से ये होगा कि जो पावर है उसका वेस्टेज नहीं होगा, राइट। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका वेस्टेज नहीं होगा, या जो दूसरी भी हम एनर्जी की बात करें उसका हम बोलेंगे कि वेस्टेज नहीं होगा, राइट। अवेयरनेस हम लोगों ने स्प्रेड की कि जब जरूरत नहीं है लाइट्स एंड फैंस ऑफ कर दीजिए,
जिसने सुना उसके हिसाब से तो वो चीज सही हुई ना, वो जिसने सुना उसने तो कम से कम जो है इलेक्ट्रिसिटी बचाई। सेम वे में जो दूसरी एनर्जी है, जहां पर जरूरत, जहां अगर आप बहुत ही पास में जा रहे हो या आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस कम है, आप वॉक करके जा सकते हो, तो आप किसी व्हीकल को नहीं ले जाकर वॉक करके जाएं, तो जो पेट्रोल है वो बचेगा, राइट। ये क्या है, सेविंग्स, ठीक है, ये एक सेव कर रहा है वो चीज। अगर आप अकेले कार में ड्राइव कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप कोई टू व्हीलर से ड्राइव करो, राइट। तो ये सारी जो है, ये कहीं ना कहीं अगर हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो 100 में से अगर 10 लोग भी सुन रहे हैं तो वो 10 लोगों के कारण एनर्जी तो बचेगी। ये हमें पता है कि हम सुनते नहीं है, ये एक बिल्कुल रियलिटी है कि आज की डेट में हम लोग जो हैं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी उसी में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मैं भी इररिस्पॉन्सिबल बन जाती हूँ, और सेम गोज विथ यू, ओके। हम सब जो हैं इररिस्पॉन्सिबल हैं इस चीजों में। हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना, हमें आने वाले लोगों के बारे में क्या सोचना, हमारी लाइफ तो अच्छे से निकल जाएगी, जितना हमारे पास में रिसोर्सेज है उतने से, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमें ये एटीट्यूड से नहीं चलना है, राइट। हमें ये जो है एटीट्यूड अपना चेंज करना है, ताकि हम भी अच्छे से यूटिलाइजेशन करें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उसका यूटिलाइजेशन कर सके। अदरवाइज ये होगा कि हम जब तक बूढ़े होंगे तब तक ही इतनी स्कैरसिटी आ चुकी होगी कि हमें खुद को वो चीज जो है देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जो क्राइसिस है इसे अवेयरनेस स्प्रेड करने से भी कम किया जा सकता है, ओके। फिर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करो। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो जितने हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज हैं एट प्रेजेंट, उतने पूरे अपने मैक्सिमम हम बोलें कि मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, ओके। जितना दे सकते हैं उतना प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये जो है, सबसे पहले तो ये करो कि जितने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुंचे। उसके बाद में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसे एक्सपैंड करो, ठीक है। ये जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो उसका नंबर हमें बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो अल्टीमेटली जो आपके एनर्जी क्राइसिस हैं वो कम होंगे, और हमें मोर टू दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज या रिन्यूएबल सोर्सेज के साइड जाना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम डेवलपमेंट करेंगे या हम इस एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकेंगे, और प्रॉपर जो है हम जो रिसोर्सेज की भी स्केर्सिटी नहीं आएगी, राइट। जैसे कि सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो इनकी क्या कभी स्केर्सिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। सनलाइट आपको हमेशा मिलेगी, विंड आपको हमेशा मिलेगी, ये आप कितना भी यूटिलाइज कर लो फिर भी मिलेगी। आप रोज जाकर धूप में बैठो फिर भी जो धूप है वो उतनी ही आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये जो कभी एक्सटेंड नहीं हो सकते, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका हमें यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो स्केर्सिटी है या ये जो क्राइसिस है वो कम किया जा सके, ओके। सो आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट ने इनिशिएट करे एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the main characteristics of health of the people of our country? ठीक है, क्या बताना है हमें? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, किसके? हेल्थ के, ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में लोगों के हेल्थ की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो करनी है, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा है, इसमें ये बताना है कि आपकी कंट्री में हेल्थ स्टेटस क्या है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। So health is not only mere absence of disease but also includes the state of complete physical, mental and social well-being of an individual। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हेल्थ की डेफिनेशन के साथ में। एक छोटा सा जो है हम लोगों ने क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ सिर्फ वो नहीं है कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो, आप सोशली भी फिट हो, ठीक है। मतलब कि आपका एक, आप जो मेंटली भी स्टेबल हो, फिजिकली भी स्टेबल हो और कोई डिजीज भी नहीं है, और साथ ही साथ में सोशल वेलबींग भी है, मतलब कि आपको सोशल फैक्टर्स में भी आप खुश हो, ठीक है। ये होता है हेल्थ का मतलब, ओके।
तो आई होप सो कि वैसे तो अगर आप लोगों को सिर्फ ये लगता था कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि हमें फिजिकली फिट रहना है, तो ऐसा नहीं है, साथ में क्या रहना है, मेंटली भी फिट रहना है। अगर हम मेंटली फिट नहीं है, अगर हमें किसी भी काइंड ऑफ हम बोले डिप्रेशन है या हमें कोई भी मेंटल इलनेस है, हमारा जो है माइंड स्टेबल नहीं है, तो हम अपने आप को फिट नहीं बोल सकते। ओके, एक डिजीज का एक फिजिकल फिटनेस नहीं होना और एक मेंटल फिटनेस नहीं होना, दोनों में से ज्यादा बुरी चीज हो जाती है मेंटल फिटनेस नहीं होना। बिकॉज एक इंसान हमें दिखता है कि वो फिट है, लेकिन वो एक्चुअल में फिट नहीं है। वी डोंट नो कि उसके अंदर जो है, उसके माइंड में जो है क्या चलता रहता है, और वो बिल्कुल एक नेगेटिव थॉट से भरा होता है, राइट। तो एक फिजिकल फिटनेस नहीं होना, तो वो तो हम जो है देख सकते हैं, वो हमें विजिबल हो जाती है कि अच्छा एक पर्सन को ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेंटली इल होना या मेंटली फिट नहीं होना वो इजी नहीं है कि हम फाइंड आउट कर सके, जब तक एक पर्सन अपने आप जो है थोड़ा बहुत बताना नहीं चाहेगा। ओके, तो इन शॉर्ट जो है मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस दोनों जरूरी है। एंड ये ऐसे कोई बात नहीं कि अगर हम मेंटल फिट नहीं है तो हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक काइंड ऑफ डिजीज है जिसका बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हमारे पास में एक्सपर्टीज है उसमें, जो कि हमारे अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि हेल्थ का जो मतलब है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। A healthy person can contribute more actively, hence health and development of a person are the integral parts of the nation's social and economic development. ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की ग्रोथ में, कंट्री की हम बोलेंगे सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट में जो है एक हेल्दी पर्सन जो है वो काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन। एक जो अनहेल्दी पर्सन है वो उतना एंगेज्ड नहीं होगा किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, हेंस वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है पार्ट नहीं ले रहा है, राइट। वही सेम चीज जो हेल्दी पर्सन होगा वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, इसलिए हेल्थ बहुत ही जरूरी है। एक पर्सन के खुद के डेवलपमेंट के लिए भी खुद को हेल्दी होना जरूरी है, राइट। अगर मुझे अपना डेवलपमेंट करना है, अगर मैं चाहती हूं कि मेरी ग्रोथ हो, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं हेल्दी रहूं। अगर मैं हेल्दी नहीं रहूंगी तो मेरी ग्रोथ होना मुश्किल है, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मैं किसी भी चीज में पीछे रह जाऊंगी और मैं उतनी ग्रोथ नहीं करवा पाऊंगी अपने आप की। ओके, सेम गोज विद द नेशन, अगर मेरी ग्रोथ होगी तो मैं नेशन की ग्रोथ करूंगी, सिंपल चीज है। जो हेल्दी होगा वो ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, हेंस जो कंट्री है उसका ज्यादा डेवलपमेंट हो सकेगा। इसलिए हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हेल्थ एक इंटीग्रल पार्ट है डेवलपमेंट का। इंटीग्रल पार्ट है मतलब कि क्या, कि वो उसका एक पार्ट है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। ओके, so it is very difficult to assess public health in terms of the single set of measures. So various other indicators have been taken into account, like infant mortality rate, maternal mortality rate, life expectancies and nutrition level, along with the communicable and non-communicable diseases. ठीक है, देखो हेल्थ को जो है एक किसी भी मेजर में या एक किसी भी यूनिट में मेजर कर पाना मुश्किल। ओके, अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर हम लेकर चले गए कि एक पर्सन की हेल्थ हम फाइंड आउट करेंगे कि उसे कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है। अब हार्ट डिजीज नहीं है, उससे हमने बोल दिया कि हमारी कंट्री के 80% या 60% लोग हेल्दी हैं एंड 40% लोगों को हार्ट डिजीज है कुछ ना कुछ, तो इसलिए वो अनहेल्दी है। क्या ये सही होगा? नहीं। हार्ट डिजीज के अलावा भी तो डिजीजेस होती है। हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, और ये सारे ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ हम बोलेंगे कि डिफेक्ट या डिजीज हो सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, राइट। जितने ऑर्गन्स हैं सब में हो सकती है, राइट। और जब हमारा जो अंदर का पूरा जो सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें कब क्या हो जाए वी डोंट नो। इसलिए ये मुश्किल है कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि एक पर्सन हेल्दी है या नहीं है, राइट। अगर कोई आया ये चेक करने कि मैं हेल्दी हूं या नहीं हूं, ठीक है, उसने जो है मेरे टेस्ट वगैरह कर लिए, उससे पता चल गया कि ठीक है मैं हेल्दी हूं, एक जो नॉर्मल बॉडी टेस्ट है वो कर लिया कि ठीक है ये हेल्दी है। हो सकता है कि मैं मेंटली हेल्दी ना हूं, उसने मेंटली पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया हो,
मेंटल इलनेस जो है वो ऐसा थोड़ी ना कि ऐसी पता चल जाएंगी, ओके या फिर हो सकता है कि उन्होंने जो टेस्ट लिए उसमें जो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो उस टेस्ट में नहीं आई हो, राइट, बिकॉज हर एक ऑर्गन के लिए, हर एक डिजीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं। तो एक किसी में अच्छा होना और पता चले मैं किसी और चीज की मुझे डिजीज हो रखी हो, और सेम केस अगर इतनी जो हमारी पॉपुलेशन है सबका क्या ये टेस्ट करेंगे और कब तक टेस्ट करेंगे, क्या होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं हेल्थ स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए। और वो इंडिकेटर्स कैसे हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट होते हैं बिलो 1 ईयर्स, 0 to 1 ईयर्स ऑफ एज जिसकी होती है, वो पर 1000 चिल्ड्रन कितने चिल्ड्रन की डेथ हो रही है, ये बताता है हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये अगर ज्यादा है तो सिंपल सी चीज है कि ये बताएगा कि आपका जो कंट्री का हेल्थ स्टेटस है वो सही नहीं है, बिकॉज एक जो मदर है वो प्रॉपर जो है या तो उनके कुछ भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह में दिक्कत होगी या किसी भी प्रॉब्लम से मदर की किसी चीज में हो सकता है डेफिशिएंसी की वजह से उस चाइल्ड का प्रॉपर जो हम बोलें कि ग्रोथ नहीं हो पाया, वो 9 मंथ्स के पीरियड में जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई, इसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट या प्रॉपर हम बोले हेल्दी ग्रोथ नहीं होने की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रन ऐसे देखने को मिलते हैं जो 1 ईयर से कम की एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शो करेगा, ये जितना कम है उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जब एक हम बोलें कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और फिर उसके बाद में मतलब कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग स्टेज से लेकर कहाँ तक, जहां तक वो जो चाइल्ड है वो बॉर्न ना हो जाए, वहां तक के पूरे पीरियड में उसका हेल्दी रहना, इफ नहीं अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से कोई डेथ हुई है, तो वो होगा आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जब बर्थ देते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो जो लेडी है उनकी डेथ हो गई, तो वो सब कुछ जो है वो इसमें आता है। अब वो क्यों होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है उसकी बॉडी में डेफिशिएंसीज थी, उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं थे, या प्रॉपर जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से ये चीजें ऑकर हो सकती है, ओके। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेड है, जब बर्थ हुआ उस टाइम पर ये देखा जाएगा कि एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि ये कितने साल जी सकता है, ओके। फिर कुछ आती है हमारी न्यूट्रिशन लेवल अलोंग विथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। ये कुछ हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हेल्थ स्टेटस को शो करते हैं आपकी कंट्री में, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स से ये फाइंड आउट करते हैं, और ये इंडिकेटर्स जो है स्टूडेंट्स इनसे हम लोगों ने इंडिया को कंपेयर किया था अदर कंट्रीज के साथ में जब हम लोगों ने इसे पढ़ा था, तब आई होप सो आप लोगों को वो याद होंगे, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि जो इंडिया है वो काफी पीछे चल रहा है, अगर हम दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में जो हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों काफी पीछे हैं, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। ये हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, एंड जब पढ़ा था तब मैंने आपको बोला भी था कि इसको अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज ऐसे जो एक एक टर्म्स आते हैं ना वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज क्या होता है। आई होप सो आप लोगों को याद होगा और इसको आप एज एन रिविजन ही ले रहे होंगे। So global burden of disease GBD is an indicator used by the experts to measure the number of people dying prematurely due to a पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। क्या बताता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ये शो करता है या ये इंडिकेट करता है कि कितने लोगों की डेथ हो रही है किसी डिजीज के कारण। प्रीमेच्योरली हम बोले मतलब कि जितना एक्सपेक्टेड था कि ये इतना लिव कर सकता है, इतनी इसकी लाइफ हो सकती है, उतनी नहीं हुई, उसके पहले जो है उसकी डेथ हो रही है, वो भी किसी डिजीज की वजह से, तो वो होता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ठीक है। अब देखो जैसे अगर किसी की कोई एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो वो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में नहीं आएगा। अगर वो पर्सन हेल्दी है तो वो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में क्यों आएगा? बिकॉज उसकी डेथ तो किसकी वजह से हुई? एक्सीडेंट की वजह से हुई। एक्सीडेंट कोई डिजीज नहीं है, वो एक हम बोलेंगे कि अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो या वो
हम बोलेंगे कि वो हो जाता है, ठीक है, उसमें डिजीज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज किसी पर्सन के बीमार रहने की वजह से अगर उसकी डेथ हो रही है तो वो हमारे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का पार्ट होता है, ठीक है, मतलब कि उसका जो है हम उसे इसमें इंक्लूड करेंगे। इसी के साथ साथ में हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में ये भी देखते हैं कि एक पर्सन कितने साल तक या कितने टाइम तक एक डिजीज को सफर कर रहा है। Okay, so this is what we call global burden of disease. This also includes the number of years spent by them in a state of disability due to various diseases. India bears a frightening 20% of GBD. इंडिया में 20% ऑफ GBD है, मतलब कि पूरी अगर हम वर्ल्ड को ले तो पूरी वर्ल्ड में जो इंडिया है, अकेले इंडिया जो है उसमें हमें 20% GBD देखने को मिलता है। मतलब कि पूरी वर्ल्ड में जितनी भी GBD, दैट मीन्स ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के कारण जो डेथ हम देख रहे हैं, किसी डिजीज के कारण जो डेथ्स देखने को मिल रही है, उसमें अकेले इंडिया की 20% डेथ्स इंक्लूडेड, ठीक है। ये एक बहुत ही हम बोलेंगे कि लार्ज नंबर है। ये 20% ऐसा नहीं है कि ये कम है कि अच्छा ये तो 20 से तो परसेंट, ऐसा वाला नहीं है। अगर आप पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखो स्टूडेंट्स, अगर आप पूरी वर्ल्ड को 100% मान रहे हो तो उसमें इंडिया एक कंट्री है, ऐसे कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं और उन सब में इंडिया अकेले का 20% है। तो ये शो कर रहा है कि हमारी कंट्री में हेल्थ जो है वो काफी हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनहेल्दीनेस है यहाँ पर, और साथ ही साथ में उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बिकॉज अगर हमें हेल्थ ठीक रखनी है तो उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। अगर हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, अगर मेडिसिन नहीं होगी, अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो एक पर्सन हेल्दी कैसे रह सकता है, एक पर्सन अपना ट्रीटमेंट कैसे करवा पाएगा, राइट। तो इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी जरूरी है, ताकि जो हम बोलेंगे कि पूरा जो हमारा सिस्टम है, पूरी जो हमारी कंट्री है वो हेल्दी रह सके। ओके, more than half of the GBD is accounted by communicable diseases such as diarrhea, malaria and tuberculosis, ठीक है। और इसमें ये जो 20% हमारा GBD है, इसमें more than 50% जो है वो communicable diseases की वजह से हो रहा है। communicable diseases क्या होती हैं? वो diseases जो कि easily जो है spread हो सकती है, right? हम अगर मतलब communicable diseases वो है कि जो एक पर्सन अगर बीमार है या एक पर्सन को वो डिजीज है तो उससे दूसरे लोगों को वो हो सकती है। ओके, जैसे कि सबसे करंट हम बोलें कि एग्जाम्पल दैट इज कोरोना वायरस, राइट। ये जो है ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेज है, तभी तो हम बोलते हैं कि मास्क लगा के रखो एंड लोगों से थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, बिकॉज अदरवाइज अगर हम किसी के कॉन्टैक्ट में आए जो कि पॉजिटिव है फॉर कोविड, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि हमें भी हो सकती है, बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिजीजेज है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से 20% डेथ हुई है। और इस 20%, ये जो 20% है स्टूडेंट्स, ये हमारा थोड़ा पुराना डेटा है, ये आफ्टर कोरोना वायरस का डेटा नहीं है, ठीक है। आफ्टर वाला डेटा तो हो सकता है इससे ज्यादा भी आए। ओके, तो ये जो आई होप सो की जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज है, इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होती है। ओके, एंड आई होप कि ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक और चीज सीख लेते हैं, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप लोगों को वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com और उसे सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये आपको सर्च करना है तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये हमारा होम पेज खुल गया है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको स्क्रोल करना है। जब आप स्क्रोल करोगे तो कुछ आपके सामने ये दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के सारे ऑप्शंस हैं। जिस भी क्लास के वीडियो आपको देखने हैं उस क्लास पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने से जो आपके जितनी भी प्लेलिस्ट होगी वो आपको विजिबल हो जाएगी उस क्लास की। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 12th ओपन है, तो क्लास 12th में हम लोग देख सकते हैं जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी हमें विजिबल है। अब इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के कैसे फाइंड आउट करना है वो सिखा देती हूँ, और
वैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट के फाइंड आउट कर सकते हो। क्लास 12 इकोनॉमिक्स बहुत ही इजीली विजिबल है हमें, राइट, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉच नाउ का, इस वॉच नाउ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस हैं, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के सारे चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर है और फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू पढ़ना है, तो क्या करेंगे, हम इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करेंगे तो उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अभी ओवरव्यू हमें दिख रहा है, इस ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ओके अब इस वीडियो के कॉर्नर में डाउन साइड में हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है। इफ आपको नेक्स्ट वाला देखना है तो यहाँ क्लिक करें, इफ नेक्स्ट नहीं देखना है और कुछ देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो। ऊपर से कैंसिल करने पर जो वापस आपके वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा एंड सेम प्रोसीजर और उसी वे में जो है आप किसी भी क्लास के किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप से ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ये जो हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3 था ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।